नमस्कार। आज के इस वीडियो में मानव जनन के अंतर्गत प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, संगर्भता एवं भ्रूणीय विकास के बारे में हम लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि निषेचन और रोपण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और आपने पढ़ा होगा कि निषेचन के बाद जब युग्मनज बनता है तो अंडवाहिनी में ही उसमें विभाजन शुरू हो जाता है। और विभाजन कैसे बताए थे मैंने आपको? पूर्णभंजी विभाजन बताए थे। पूर्णभंजी विभाजन शुरू हो जाते हैं और ये युग्मनज पहले 2 कोशिकीय, फिर 4 कोशिकीय, फिर 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बनाता है। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हमने क्या कहा था? मोरूला कहा था। और उसके बाद ये मोरूला परिवर्तित हो जाता है 32 कोशिकीय अवस्था में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ये डायग्राम एक ब्लास्टोसिस्ट का है। और इस ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के बाद आपको ये भी बताया गया था कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी कोशिकाएं कार्य विभाजन करती हैं और 2 भागों में बढ़ जाती हैं। बाहर की जो कोशिकाएं हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कोशिका कहते हैं, और जो अंदर कोशिका का समूह है इसको आंतरिक कोशिका पिंड कहते हैं। साथ ही साथ ये जो गुहा थी इसको हमने ब्लास्टोसील कहा था। ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो अंतःभित्ति है उसके संपर्क में आता है, क्योंकि इसे अपने अग्रिम विकास के लिए पोषण की आवश्यकता है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये गर्भाशय की भित्ति के साथ संपर्क बनाता है, और इसी क्रिया को हमने नाम दिया था रोपण या इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, यही प्रक्रिया कहलाती है रोपण या इम्प्लांटेशन। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट इस गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आता है, किसके माध्यम से आता है? ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से आता है। वैसे ही ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, जो बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की, इनमें बहुत तेजी से विभाजन शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से डिवीजन शुरू हो जाता है, और इसके फलस्वरूप अनेक उंगलीनुमा संरचनाएं, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, अनेक उंगलीनुमा संरचनाएं बनती हैं, जिनको हम कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, जैसे ये गर्भाशय के संपर्क में आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इम्प्लांटेशन या रोपण कहा था। इस क्रिया के अंतर्गत जब ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आता है तो इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इनमें तेजी से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इस ट्रोफोब्लास्ट स्तर से कुछ उंगलीनुमा उभार बन जाते हैं, जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, देखिए ये उंगलीनुमा उभार बन गए हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया? विलाई कहा। ये जो विलाई है, कोरियोनिक विलाई, ये गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त द्वारा बाहर से घिर जाते हैं। देखिए, जैसे ही ये कोरियोनिक विलाई गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आते हैं, ये जो आपका यूटेरस का टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू, और मात्र रक्त, जो माता का रक्त है, उसके द्वारा ये कोरियोनिक विलाई चारों ओर से क्या होती हैं? घिर जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो दिखाया गया है पिंक कलर से, ये क्या है? गर्भाशय ऊतक है, और ये मात्र धमनियां और शिराएं दिखाई गई हैं। ये देखिए मात्र धमनियां हैं और ये मात्र शिराएं हैं, और ये जो टहनियों के समान संरचनाएं दिखाई गई, ये क्या है? कोरियोनिक विलाई हैं। तो ये कोरियोनिक विलाई जो हैं ये चारों ओर से घिर गई हैं, किसके माध्यम से? गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त वाहिनियां आप देखिए, ये धमनी और ये शिराएं। तो ये कोरियोनिक विलाई क्या होता है? गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त के द्वारा चारों ओर से क्या होता है? घिर जाता है। गर्भाशय ऊतक और कोरियोनिक विलाई ये एक दूसरे के साथ संलग्न होकर के एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिसको हम कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक अपरा या कोरियोनिक प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है उससे अनेक क्या निकले? कोरियोनिक विलाई निकली, और ये कोरियोनिक विलाई को क्या किया? गर्भाशय ऊतक और रुधिर वाहिनियों ने, माता की रुधिर वाहिनियों ने चारों ओर से क्या किया? घेर लिया। और इस कारण से ये जो गर्भाशय ऊतक है ये और इन कोरियोनिक विलाई के बीच में एक संरचना बन गई, जिसको हमने क्या नाम दिया? कोरियोनिक अपरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरियोनिक प्लेसेंटा। और ये जैसे ही बनता है प्लेसेंटा, वैसे ही प्रेगनेंसी या संगर्भता का आरंभ हो जाता है।
एक बार दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएँ हैं ब्लास्टोसिस्ट की, ये जैसे ही गर्भाशय के संपर्क में आती हैं माता के गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आती हैं, वैसे ही विभाजित होके क्या बनाती हैं? कोरियोनिक विलाई बनाती हैं। ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, जैसे ही ये माता के गर्भाशय के संपर्क में आएँगी, ये उँगलीनुमा जो संरचनाएँ हैं माता के गर्भाशय के संपर्क में आएँगी, वैसे ही इन कोरियोनिक विलाइयों को चारों ओर से कौन घेर लेता है? गर्भाशय ऊतक और मात्र धमनी और शिराएँ, मात्र रक्त मतलब चारों ओर से घेर लेता है। तो ये जो गर्भाशय ऊतक है और ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक अपरा या कोरियोनिक प्लेसेंटा। और ये क्या है? एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और जैसे ही किसी भ्रूण में ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ये अपरा का निर्माण होता है, तभी से प्रेगनेंसी या सन्गर्भता का आरंभ हो जाता है। देखिए, ये आपको ध्यान देना है कि ये जो प्लेसेंटा बना, ये जो अपरा बनी, वो मैमल्स का एक प्रमुख कैरेक्टर है, मैमल्स का एक प्रमुख लक्षण है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? मैं दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसका निर्माण कैसे हुआ? भ्रूण की कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय ऊतक के आपस में जुड़ जाने से, परस्पर संबंध से। ये गर्भाशय ऊतक है और ये भ्रूण की कोरियोनिक विलाई, तो इनके बीच के जो पारस्परिक संबंध हैं, इनके आपस में जुड़ जाने से किसका निर्माण हुआ? प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के केस में ये जो अपरा बनती है, ये भ्रूण की कोरियन और एलेंटाइस बाह्य भ्रूण झिल्लियों के द्वारा बनती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के केस में जो प्लेसेंटा बना, इसके निर्माण में किसने भाग लिया? भ्रूण की कोरियन और एलेंटाइस बाह्य भ्रूण झिल्लियों ने भाग लिया। इसलिए मनुष्य में इस प्लेसेंटा को हम एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा या एलेंटोकोरियोनिक अपरा के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही ये अपरा या प्लेसेंटा बनती है, उसके कुछ समय के बाद, जैसे ही अपरा बनती है, उसके कुछ समय के बाद भ्रूण और अपरा के बीच एक नाभि नाल बन जाती है, जो प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़ने का काम करती है। आप अगर इस डायग्राम में देखिए, तो भाई ये गर्भाशय ऊतक है और ये क्या है? विलाई है। तो इन दोनों के बीच के संपर्क को मैंने क्या कहा था आपको? प्लेसेंटा कहा था, ठीक है ना? तो जैसे ही ये प्लेसेंटा बनता है, ये संबंध बनता है, वैसे ही एक नाल बन जाती है, जिसको हम नाभि नाल कहते हैं। और ये किसके बीच में बनती है? यहाँ पे आगे, यहाँ डायग्राम में भ्रूण होगा, तो ये नाल किसके बीच में बन रही है? भ्रूण और ये प्लेसेंटा के बीच में। ये प्लेसेंटा है, संपर्क जो है आपका कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय ऊतक का, इसी को तो हमने प्लेसेंटा कहा। तो इस प्लेसेंटा और अंदर जो गर्भ में भ्रूण है, उसके बीच में ये एक नली रूपी संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभि नाल। और इस नाभि नाल में जो धमनियां और शिराएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा भ्रूण के पोषण, उत्सर्जन, श्वसन जैसे कार्य संपन्न होते हैं। ये जो नाभि नाल है, आप देखिए इसमें ये शिरा जा रही है और ये लाल रंग से क्या जा रही है? धमनी जा रही है। तो इन्हीं धमनी और शिराओं के माध्यम से जो भ्रूण होगा, उसको पोषण मिलेगा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जाएगी, साथ ही साथ भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ छोड़े जाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी, वो इसी के द्वारा इस अपरा तक वापस लाया जाता है। तो ये जो नाभि नाल है, ये अपरा के बाद बनती है, जो भ्रूण को पोषण पहुंचाने का काम करती है, भ्रूण को ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का काम करती है, साथ साथ भ्रूण द्वारा छोड़े गए जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इसी नाल के द्वारा इस अपरा तक पहुंचाई जाती है। यहाँ आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्लेसेंटा जो है, ये जो प्लेसेंटा है, इसमें माता और भ्रूण का जो रक्त है, वो आपस में मिलता नहीं है। केवल उनके बीच में पदार्थों का आदान-प्रदान होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो मैंने आपको दिखाया है कि देखिए, ये माता के गर्भ की धमनी आ रही है, गर्भ की ओर धमनी आ रही है, तो इसमें जो भी पोषक पदार्थ होंगे, वो क्या हो जाएगी? विसरित हो जाएंगे। कहाँ पे? इस विलाई की ओर। ये विस्तृत हो गए, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं है कि इस विलाई के अंदर जो शिशु की धमनियाँ हैं और जो माता की धमनियाँ हैं, इनका रक्त आपस में मिल जाए, मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से इस विलाई के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो यहाँ छोड़ दिए जाएँगे और विसरण के माध्यम से वो माता की क्या होगी? शिराओं में चले जाएँगे। इसी प्रकार से धमनी द्वारा ऑक्सीजन गैस लाई जाएगी, जो विसरण द्वारा इन विलाई में चले जाएँगे और विलाई के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड भ्रूण के द्वारा छोड़ी गई है, वो यहाँ छोड़ी जाएगी और यहाँ से माता की शिरा में विसरित हो जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस प्लेसेंटा के माध्यम से आदान-प्रदान तो हो रहा है, पोषक पदार्थ,
भ्रूण को दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस भ्रूण को दी जा रही है, साथ ही साथ अवशिष्ट पदार्थ भ्रूण से लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी माता की धमनी शिरा इस भ्रूण की धमनी शिरा से मिलती नहीं है, रक्त आपस में मिलता नहीं है। केवल क्या होता है, अपरा के माध्यम से पदार्थों का आदान-प्रदान होता है। हम बात करते हैं अपरा के कार्य की, तो देखिए पहला कार्य है विनिमय, या जिसको हम एक्सचेंज भी कहते हैं। अपरा एक डबल वैक्यूलर स्पंज की भांति भ्रूण और मातृ रुधिर के बीच कारिक आदान प्रदान का कार्य करता है। विकसित हो रहे भ्रूण और मातृ रक्त में यह परिसंचरण विसरण के द्वारा होता है। देखिए अनेक पदार्थों का एक्सचेंज भ्रूण और माता के रुधिर के बीच में होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये भ्रूण है, ये नाभिनाल है और ये कोरियोनिक विलाई है। और ये कोरियोनिक विलाई किसमें धसे हुए हैं, गर्भाशय की भित्ति में, माता के गर्भाशय की भित्ति में ये कोरियोनिक विलाई क्या है, धसे हुए हैं। तो ये जो कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय के बीच का जो संबंध था, जिसको हमने अपरा कहा था, ये अपरा एक्सचेंज का काम करता है। एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, भ्रूण के रुधिर में और गर्भाशय के जो माता है उसके रुधिर में। तो ये जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज दोनों के रुधिर के मिलने से नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा कि आदान प्रदान तो होगा पदार्थों का, अनेक पदार्थों का आदान प्रदान होगा, लेकिन वो कैसे हो रहा है, माता के रुधिर से विस्तृत होकर भ्रूण में आ रहा है और भ्रूण के रुधिर से विस्तृत होकर माता के रुधिर में जा रहा है। लेकिन ये रुधिर कहीं पे भी भ्रूण का और माता का रुधिर आपस में मिलेंगे नहीं, मिक्सिंग नहीं होगी। केवल क्या होगा, भ्रूण से विसरण द्वारा माता के रुधिर में और माता के रुधिर से विसरण द्वारा भ्रूण के कोरियोनिक विलाई द्वारा भ्रूण में पदार्थों का आदान प्रदान होगा। और यह आदान प्रदान कैसे होता है, विसरण के द्वारा। दूसरा जो काम है वो है पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। तो देखिए अपरा ही है जिसके माध्यम से माता के रुधिर से पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाया जाता है। आप डायग्राम में देख लीजिए, मान लीजिए माता का रुधिर वाहिनी है, ये मान लीजिए पोषक पदार्थ लाती है, माता की रुधिर धमनी है गर्भाशय में, ये पोषक पदार्थ लाती है। तो यहाँ से ये पोषक पदार्थ क्या होंगे, इस अपराध के माध्यम से क्या होगा, विस्तृत होगा और कहाँ चला जाएगा, इस कोरियोनिक विलाई में। और इस कोरियोनिक विलाई से कहाँ चला जाएगा, इस नाभिनाल से होते हुए भ्रूण में चला जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो माता का रुधिर है, ये पोषक पदार्थ तो अपरा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचा ही रहा है। साथ साथ ये जो अपरा है, ये वसा, ग्लाइकोजन और लौह जैसे पोषक पदार्थों को स्टोर करने का काम भी करता है। तीसरा है श्वसन। आप जानते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो ये जो अपरा है, ये भ्रूण और माता के रुधिर के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान भी करता है। अर्थात माता के रुधिर से ऑक्सीजन गैस आई, विसरण द्वारा कहाँ चली गई, इस कोरियोनिक विलाई में, और यहाँ से इस नाभिनाल से होते हुए कहाँ चली गई, भ्रूण में चली गई। भ्रूण ने उस ऑक्सीजन का उपयोग किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, और जो इस नाभिनाल से होते हुए कहाँ गई, इस रसांकुर में आ गई, इस कोरियोनिक विलाई में आ गई, और इस कोरियोनिक विलाई से विसरण के द्वारा कहाँ चली गई, माता के शिरा में, जो खून है, रक्त है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली गई। तो यह अपरा श्वसन क्रिया में भी भ्रूण के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उसको उपलब्ध कराती है और उसके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचाती है, माता के रुधिर में पहुंचाने का काम करती है। इसी प्रकार से अगला कार्य है उत्सर्जन। देखिए भ्रूण में पोषक पदार्थ जाएंगे तो भ्रूण में मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होंगी और उपापचय क्रियाएं होंगी तो उत्सर्जित पदार्थ भी निकलेंगे, और इन उत्सर्जित पदार्थों को भ्रूण से निकालना, भ्रूण से हटाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे भी अपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो भ्रूण है, जो भी मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं उत्सर्जी, वो नाभिनाल से कहाँ पहुंचा देता है, रसांकुरों में, और ये रसांकुर क्या करते हैं, विसरण द्वारा इस उत्सर्जित पदार्थ को कहाँ छोड़ देते हैं, माता के शिरा में विसरण के द्वारा पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपरा है, ये विलाई और गर्भाशय ऊतक के बीच का जो संबंध है, इसी के माध्यम से इस भ्रूण के द्वारा जो भी पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ छोड़े जाते हैं, वो अपरा के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, माता के शिरा के रुधिर में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट काम क्या है, अपरा द्वारा माता के रुधिर में बने एंटीबॉडी को भ्रूण के शरीर में पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षा की क्षमता प्रदान की जाती है। देखिए आप ये जानते हैं कि किसी भी सजीव को अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए प्रतिरक्षण की आवश्यकता होती है, प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है, और उसके लिए वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। भ्रूण क्योंकि बहुत छोटी अवस्था में है, इसलिए वो इन एंटीबॉडीज को कहां से प्राप्त करता है, माता के रुधिर से। तो इसी अपरा के माध्यम से
माता का रुधिर में मौजूद जो एंटीबॉडीज हैं वो इसी अपरा के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, भ्रूण को दे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके। अगला कार्य है हार्मोन का स्रावन। देखिए गर्भकाल में अपरा जो है, जो प्लेसेंटा है, वो एक अंतःस्रावी ऊतक के समान एंडोक्राइन टिश्यू के समान काम करती है और इससे कुछ हार्मोन विकसित होते हैं जो गर्भ के डेवलपमेंट और गर्भ को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अब ये हार्मोन कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है मानव कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन, जिसको हम क्या कहते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है ये गर्भ के प्रथम 2 माह कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में मदद करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावण होता रहे। देखिए आप ये जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ऐसे हार्मोन हैं जो गर्भावस्था के दौरान बेहद आवश्यक है। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है जो आपका गर्भाशय है उसकी भित्तियों को बनाए रखने में सहयोग करता है। इसी प्रकार से एस्ट्रोजन जो है आपकी स्तन ग्रंथियों के डेवलपमेंट के काम में आता है। तो ये जो दोनों हार्मोन है निकालता कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये अपरा इस हार्मोन का स्रावण करती है और गर्भ ठहरने के प्रथम 2 माह तक यही HCG जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम किसका स्रावण करे, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का, क्योंकि ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था के लिए क्या है, बेहद आवश्यक है। दूसरा हार्मोन है मानव प्लेसेंटा लैक्टोज, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोज, HPL। ये जो हार्मोन है ये स्तन ग्रंथि जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके विकास को प्रेरित करता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 9 माह की गर्भावस्था के बाद जब शिशु पैदा होगा तो वो माता के स्तन से ही पोषण को प्राप्त करेगा। तो जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे फीमेल की बॉडी जो है स्तन ग्रंथियों को भी डेवलप करती है, आगे के लिए प्रेरित करती है, आगे के लिए अपने स्तन ग्रंथियों को भी क्या करती है, डेवलप करती है। तो स्तन ग्रंथियों के मैमल ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन जो है क्या है, अति आवश्यक है। बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी स्रावण क्या होता है, आरंभ हो जाता है। इसी प्लेसेंटा के द्वारा बाद में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण भी आरंभ हो जाता है। अब देखिए शुरुआती तौर पे ये प्लेसेंटा HCG निकालता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम बनाए रखें, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को श्रवण करती है। लेकिन बाद में ये अपरा स्वयं भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रवण आरंभ कर देती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, एस्ट्रोजन किस काम आता है, देखिए ये तो गर्भाशय की भित्ति को मेंटेन रखता है, गर्भाशय की वृद्धि को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, स्तन जो ग्रंथियां होती हैं, उनके विकास को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। और प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी आपको पता है कि ये क्या करता है, यूटेरस की वृद्धि, यूटेरस की जो आपकी भित्ति है, जो ऊतक हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये ऊतक क्या है, आवश्यक है। इन हार्मोन्स के अतिरिक्त अंडाशय द्वारा भी अनेक हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी है, कार्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है। इन सब हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है गर्भकाल के दौरान। और आप ये जानते होंगे कि गर्भावस्था प्रेगनेंसी की टेस्ट भी किए जाते हैं, प्रेगनेंसी किट मार्केट में अवेलेबल्स हैं। तो इन किट्स या इन टेस्ट का क्या क्या पॉइंट है, किस आधार पर ये टेस्ट किया जाता है, तो देखिए ये जो टेस्ट हैं या जो किट हैं, ये माता के रुधिर में बढ़े हुए HCG और HPL हार्मोन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि माता क्या है, प्रेग्नेंट है। या सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि अगर रुधिर में HCG और HPL हार्मोन की अधिकता पाई जाती है तो ये सिंबल है कि माता क्या है, प्रेग्नेंट है, माता ने प्रेगनेंसी ले ली है। अब देखिए अपरा और उसके कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हम इसी स्टडी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, इसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से अपरा बना। इसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से जो कोरियोनिक विलाई थी वो गर्भाशय से जुड़ के क्या बनाती है, अपरा बनाती है। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो आंतरिक कोशिका पिंड है ये क्या है और इसका क्या भविष्य है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रोपण के तुरंत बाद ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं ने तो कोरियोनिक विलाई बना दी, लेकिन ये जो आंतरिक कोशिका पिंड है ये 3 स्तरों का निर्माण करता है, जिसके कारण से जो आपका एम्ब्रायो है वो कितना हो जाता है, त्रिस्तरीय हो जाता है। और इस त्रिस्तरीय भ्रूण को ही हम गैस्ट्रुला अवस्था कहते हैं। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, ये हैं बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ये तीनों के तीनों स्तर ही
मनुष्य के सभी अंगों को बनाते हैं। इसीलिए इन्हें हम भ्रूणीय झिल्लियां या एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में ये जो आंतरिक कोशिका पिंड है, इसमें कुछ विशिष्ट कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। देखिए, ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अविभेदित होती हैं और पूर्णक्षम होती हैं, टोटीपोटेंट। देखिए, टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जो शरीर के किसी भी ऊतक और अंग का निर्माण करने में सक्षम हो। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, ये विभाजित होकर क्या बनाती हैं? कोरियोनिक विलाई बनाती हैं, और ये कोरियोनिक विलाई गर्भाशय ऊतक के साथ मिलकर के क्या बनाता है? अपरा बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। ये जो आंतरिक कोशिका पिंड है, ये बनाता है क्या? 3 स्तर, वाय स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, जिसको हमने क्या कहा? भ्रूणीय झिल्लियां। और इस आंतरिक कोशिका पिंड में कुछ विशेष कोशिकाएं हैं, जिनको हम स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये कोशिकाएं सक्षम होती हैं शरीर के किसी भी अंग और किसी भी ऊतक के निर्माण के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आंतरिक कोशिका पिंड है, यही रेस्पॉन्सिबल है भ्रूण के सभी भागों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती हैं? स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्स में कभी-कभी स्टेम सेल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि भ्रूण 3 स्तर का बन जाता है, त्रिस्तरीय बन जाता है, और उसके बाद इस भ्रूण में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, जिससे अंगों का निर्माण आरंभ हो जाता है। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था 9 माह की होती है, लेकिन प्रथम 3 माह में ही लगभग सभी अंगों का निर्माण भ्रूण में हो जाता है। अब ये निर्माण कैसे कैसे होता है, मैं आपको माहवार थोड़ा सा जानकारी दे दूं। देखिए, प्रेगनेंसी के पश्चात प्रथम माह में इस भ्रूण का हृदय का निर्माण, हृदय का डेवलपमेंट हो चुका होता है। और अगर आप 1 माह के गर्भ धारण की हुई महिला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप के माध्यम से उस भ्रूण की धड़कन को सुन सकता है, और ये सिद्ध करता है कि फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के पहले माह में ही इस भ्रूण में हार्ट का निर्माण हो जाता है, और इस हार्ट की धड़कन को डॉक्टर स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। दूसरे माह का अंत होते होते, प्रेगनेंसी के दूसरे माह का अंत होते होते भ्रूण के हाथ, पैर और उंगलियों का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तीसरे माह के अंत तक लगभग सभी अंगों का निर्माण हो जाता है, और बाह्य जनन अंग जो है वो दिखाई देने लगते हैं। चौथे माह में मेड्युलेटेड तंत्रिका तंतुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है, और 5वें माह में गर्भ पहली बार गतिशील हो जाता है, और माता के गर्भ के अंदर मूवमेंट शुरू कर देता है, अपनी स्थिति क्या करता है? बदलता है। साथ साथ सिर पर रोम विकसित हो जाते हैं। इसी 5वें माह से माता को बच्चे के गर्भ में होने का एहसास होने लगता है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करता है, हिलने लगता है। तो 5वें माह से माता को अपने गर्भ में शिशु की उपस्थिति का एहसास होने लगता है, क्योंकि बच्चा क्या करने लगता है? मूवमेंट करने लगता है। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि 5वें माह में ही सिर पर क्या विकसित हो जाते हैं? रोम जो है विकसित हो जाते हैं। देखिए, 5वें माह तक क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब छठे माह में क्या होता है? देखिए, छठे माह में जब भ्रूण आता है प्रेगनेंसी के, तो इसके पूरे शरीर पर रोम आ जाते हैं। इसकी पलकें अलग हो जाती हैं, और पलकों पे बरौनियां, जो आईब्रोज होती हैं, वो पूरी तरीके से क्या होती हैं? विकसित हो जाती हैं। अब बचे अंतिम 3 माह। प्रेगनेंसी 9 माह की होती है, 6 माह तक मैंने आपको बता दिया, और अंतिम जो 3 माह बचते हैं, उसमें इस भ्रूण के सभी जो अंग हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और यदि ये भ्रूण शिशु मेल है, नर है, तो इस अंतिम 3 माह में जो उसके वृषण है वो वृषण कोश में उतर जाते हैं, और शिशु पूरी तरीके से प्रसव के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो ये आपने देखा, एक मोटा-मोटा सा मैंने आपको अनुमान दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले माह से अंतिम माह तक किस प्रकार से भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। अब कुछ विशेष बातें जो आपको इस डायग्राम से संबंधित हैं और पता होनी चाहिए। देखिए, इस डायग्राम में ये एक भाग दिखाया गया है, जिसको हमने कहा है श्लेष्मक प्लग। ये है क्या? श्लेष्मक प्लग या म्यूकस प्लग क्या है? तो देखिए, यह म्यूकस से बना एक अवरोधक है, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की नलिका को अवरुद्ध करता है।
आप जानते हैं कि गर्भाशय के इस भाग को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो ये एक म्यूकस का बना हुआ एक प्लग है, एक कपाट है, एक दरवाजा है या एक अवरोधक है, जो गर्भाशय की ग्रीवा को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है ताकि कोई भी अवांछित जीवाणु या रोगजनक इस गर्भाशय के भीतर जाकर इस भ्रूण को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो कपाट है, ये आपका म्यूकस प्लग, इसका काम क्या है कि ये अवांछित जीवाणुओं और रोगजनकों को गर्भ के भीतर प्रवेश करने से रोकता है, गर्भाशय को इन्फेक्टेड होने से क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है? आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस म्यूकस प्लग में लाइसोजाइम्स नामक जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी अवांछित जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी भित्ति को पचा देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से कोई भी बैक्टीरिया या रोगजनक इस गर्भ के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा आपको एक भाग इसमें और दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं पीतक कोश, जिसको हम योग सैक कहते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि भ्रूणीय विकास के दौरान ये जो योग सैक है, ये प्रथम भ्रूणीय कला है। ये भ्रूणीय विकास के दौरान योग सैक क्या है, प्रथम भ्रूणीय कला है। और इसका काम क्या है कि ये आरबीसी का संश्लेषण करता है। आप जानते हैं कि आरबीसी का संश्लेषण सबसे ज्यादा कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन शिशु में प्रारंभिक अवस्था में यकृत डेवलप नहीं होता पूरी तरीके से, तो उस समय शिशु की आरबीसी को डेवलप कौन करता है, पीतक कोश। तो ये प्रथम ऐसा भाग है जो भ्रूण में लाल रुधिर कणिकाओं को सिंथेसाइज करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यकृत यद्यपि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आरबीसी को डेवलप करने का, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले ये पीतक कोश ही है, ये प्रथम भ्रूणीय कला ही है जो आरबीसी सेल्स का निर्माण करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रेगनेंसी और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।